हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी पर, जहां पर मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और समझाया जाता है। बेसिक से लेकर आपको हर एक छोटी से छोटी चीज को सॉल्व करके बताया जाता है। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो आज हम मैट्रिक्स से ही जुड़ी हुई एक बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन सिस्टम में मैट्रिक्स कैसे काम में लेते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लीनियर इक्वेशन सिस्टम को हमने इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था। आज हम इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। लेकिन गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के साथ साथ आज हम एक बात और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है रैंक। हमने पिछले वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे जो है हम यूज में ले सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने एक 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सिस्टम लिखा हुआ है, जिसको आज हम आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हम इस इक्वेशन सिस्टम को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, हम इस इक्वेशन सिस्टम को सबसे पहले मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। ये हमारा इक्वेशन सिस्टम को हमने मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहां देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को जो वेरिएबल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है, उन कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं। वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स को जो वेरिएबल वेक्टर्स मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और लास्ट में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम बी से डिनोट करते हैं। इससे पहले जब हमने लीनियर इक्वेशन सिस्टम को मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से डिस्कस किया था, तब भी हमने लीनियर इक्वेशन सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया था। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया था और उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे पहले रैंक की। तो रैंक के लिए हम ए और बी की एक कंबाइंड मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारी एक ए बी मैट्रिक्स बनके तैयार है। अब हम इस ए बी मैट्रिक्स की पहले रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वहां जाकर उसको डिटेल से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को निकाल सकते हैं। वहां पर हमने मैट्रिक्स की रैंक के लिए 3 मेथड डिस्कस किए थे, जिसमें हमने इक्वलन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और माइनर मेथड से उसको हमने सॉल्व किया था। चलिए, अब हम यहाँ पर इक्वलन फॉर्म यूज में लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों कोफिशिएंट को हमें 0 बनाना है, इन दोनों वैल्यूज को 0 बनाना है। तो R2 को रिप्लेस कर देंगे हम R2 माइनस 2R1 के साथ, ताकि 2 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से R3 को रिप्लेस करेंगे हम R3 के साथ, ऐड करेंगे 3 टाइम्स R1 को। तो ये अब हमारी जो ए बी मैट्रिक्स है, ये बन जाएगी। हमने फर्स्ट रो को किसी भी ऑपरेशन से रिप्लेस नहीं किया है, इसलिए उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे, 0 बन जाएगा। इसका डबल हो जाएगा -6, जब इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 2, ये हो जाएगा 1 और यहाँ 12। तो 8 में से 4 जाएगा, बन जाएगा
माइनस का 4। देखिए इस चीज को समझने के लिए हम एक साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा R2 है, तो R2 को हम लिख दें, ये हमने हमारा R2 लिख दिया है, ये R2 है। अब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6 -4 और ये बन जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ सारे साइन चेंज हो जाएंगे और हम देख सकते हैं ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा -4। तो हमारे 0 2 1 -4 ये वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या करना है, R3 को लिखना है। R3 को आप लिख लीजिए, ये हमने R3 लिख लिया -5। अब हमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे, और यहाँ हमें दोनों को ऐड करना है, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ये 0, ये -3, ये 2 और ये आ गया हमारे पास में 13। तो यहाँ वैल्यू हमारे पास आएगी 0 -3 2 और 13। तो हमने इस तरीके से फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने 0 बनाया है इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट, अब हम यहाँ के एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा, आप इसको गाउस एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। देखिए ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है गाउस एलिमिनेशन मेथड का, इस फर्स्ट स्टेप में हमने x को एलिमिनेट कर दिया। सेकंड स्टेप में हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 से इसको रिप्लेस करेंगे, तो हम ऑपरेशन यूज ले रहे हैं R3 रिप्लेस्ड बाय R3। देखिए यहाँ इसका कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो इसको हमने 2 से और R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो AB मैट्रिक्स है वो बन जाएगा 1 -3 -2 6 0 2 1 -4 एंड लास्ट। यहाँ पर हम जब इस ऑपरेशन को यूज लेंगे ये 0 हो जाएगा। इसे हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 4 + 3 4 + 3 7। इसको हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई 26 और ये बन जाएगा -12। तो 26 - 12 14। ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन बनके तैयार है। अब अगर हम इक्विवेलेंट फॉर्म को और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ के टर्म को 0 बनाने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें ऊपर वाली दोनों में से किसी एक रो को काम में लेना पड़ेगा, पाइवोट बनाना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम इनमें से किसी भी 7 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो चाहे रो 1 को यूज लेंगे तो यहाँ का एलिमेंट जो 0 है वो किसी नॉन जीरो वैल्यू में चेंज हो जाएगा। अगर मैं R1 को अगर यूज लूंगा तो ये दोनों 0 जो है वो नॉन जीरो वैल्यू में चेंज हो जाएंगे यहाँ 0 बनाने के लिए। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि अब हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए इस स्टेज पर आने के बाद ये हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज लिया है, हमने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर हम अब बात करते हैं कुछ रैंक ऑफ मैट्रिक्स की रूल्स की। तो चलिए सबसे पहले हमें रैंक ऑफ एबी मैट्रिक्स, ये जो हमारा एबी मैट्रिक्स है इसकी अगर हम इक्विवेलेंट फॉर्म से रैंक की बात करें तो इसकी रैंक आएगी 3। 3 क्यों आएगी रैंक? क्योंकि इसके अंदर जो 3 नॉन जीरो रो, 3 जो है वो नॉन जीरो रोज है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को ही हम जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो हमने एबी मैट्रिक्स की रैंक निकाली। साथ ही अगर मैं इस कॉलम को छुपा दूं तो ये केवल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ इतना ही लूं तो ये फर्स्ट 3 कॉलम जो है वो केवल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से एक पार्टीशन बना सकता था। पार्टीशन से अगर अपन इसको सेपरेट करें तो ये ए मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर केवल ए मैट्रिक्स की रैंक की बात करूं, केवल ए मैट्रिक्स की रैंक की, तब भी हम देखेंगे कि केवल ए मैट्रिक्स की रैंक भी हमारे पास में 3 आई है, क्योंकि इसमें भी नॉन जीरो रो की बात करें, यहाँ ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आपका जो है वो 7 नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये भी नॉन जीरो हो गया। तो हमारे पास में ये ए और ए बी दोनों मैट्रिक्स के रैंक निकालिए। अब यहाँ पे कुछ रूल है। क्या रूल है इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसको कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम जो है हमारा, इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट कहलाता है। ये हमारा इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ए बी मैट्रिक्स का और ए मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं आए तो इक्वेशन सिस्टम जो है, इक्वेशन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब है इस इक्वेशन का हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये इक्वेशन सिस्टम सॉल्युबल नहीं है। अगर हम इनमें से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो y z नहीं निकलेगा, y की कोशिश करेंगे तो दूसरी वेरिएबल्स की एक वैल्यू नहीं निकलेगी। तो सिस्टम दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो रैंक से हमें सबसे पहले कितना ही बड़ा, ये तो चलिए एक छोटा सा 3 वेरिएबल का ही मैट्रिक्स था, अगर ये 4 वेरिएबल्स का, 5 वेरिएबल्स का या बड़ा थोड़ा इक्वेशन सिस्टम होता तो हम पहले मैट्रिक्स के रैंक से हम ये पता कर ले कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हम इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इक्वेशन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो वो सॉल्युबल नहीं है, उसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए, अब क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ जब इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो फर्दर इसमें 2 केस हमारे सामने आते हैं। पहला केस जो है वो ये है कि अगर हमारा रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी और n का मतलब है नंबर्स ऑफ वेरिएबल। देखिए, यहां पर हम जिस इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें x, y, z 3 वेरिएबल है और हमारा ए बी मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है। तो अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। उस सिस्टम का, उस इक्वेशन सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा एक्स वाई जेड की। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर सेकंड कंडीशन, अगर ए मैट्रिक्स सॉरी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल है बट नंबर ऑफ वेरिएबल n से कम है। क्योंकि हमने ये तो देखा था कि हमारा इक्वेशन सिस्टम जो है वो 4/3 जो है यहाँ पे 3/4 का बना था। तो 3/4 का जब हमने बना था तो हमने सबसे पहला रूल ये देखा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं तो मिनिमम ऑफ रो और कॉलम जो होते हैं उसके बराबर या उससे कम होती है रैंक। तो रैंक जो है इस ए बी मैट्रिक्स की मैक्सिमम 3 या 3 से कम ही होगी। और हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर मान लीजिए 3 है, एक्स वाई जेड। अगर रैंक बाई चांस 2 आती
तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन होती है, पहला दोनों की मैट्रिक्स की ए और ए बी मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ वेरिएबल से बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट दोनों ही कंडीशन में चाहे हमें इक्वेशन सिस्टम का एक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, बट वी कैन सॉल्व इक्वेशन सिस्टम। सो हियर वी कॉल्ड कंसिस्टेंट। इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। जबकि अगर ए और ए बी मैट्रिक्स के रैंक ही इक्वल नहीं है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा ही नहीं, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हम निकाल पाएंगे। तो ये हमारा जो है रैंक की मदद से हमने एक इक्वेशन सिस्टम के नेचर को समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे आगे गॉस एलिमिनेशन मेथड की। तो हमने इक्वेशन सिस्टम को यहां इस तरीके से सॉल्व किया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फ्यूचर में आप इसको एक बार पढ़ें तो आपको समझने के लिए आसान रहेगा। अब हम आगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को पूरा करते हुए इस इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा लास्ट स्टेज आ गया, इक्वेशन जो सिस्टम का मैट्रिक्स बनाया था उसका रैंक निकालते वक्त। अब हम अगर इस इक्वेशन सिस्टम को वापस, ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है इसको वापस इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करूं तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी इस तरह से, दूसरी इक्वेशन बनेगी ये, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी 7z = 14। ये हमारे पास में तीन इक्वेशन बनेगी। जिस तरह से हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स बदला था इसी तरह से मैट्रिक्स को वापस इक्वेशन में लिखें तो ये हमारी तीन इक्वेशन बनेगी। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से हम सबसे पहले z की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आई हमारे पास में 2। इस इक्वेशन की मदद से z हमें मिल गया। अब ये z की वैल्यू अगर हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बोल दें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें z की वैल्यू 2 मिली। अब हम इस इक्वेशन सिस्टम को यूजिंग 2 में अप्लाई कर दें तो 2y प्लस z की वैल्यू मिली हमें 2 बराबर -4। सिंप्लीफाई करेंगे 2y = -6, y की वैल्यू हमें मिली -3। अब हमारे पास में y और z दोनों की वैल्यू अवेलेबल है। नाउ यूजिंग 1, अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें x की और y और z दोनों की। y की वैल्यू -3 यहाँ पुट करेंगे, ये बन जाएगा +9। z की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, ये बन जाएगा -4 = 6, यहाँ बन गया 5। 5 को जब हम उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारा इक्वेशन सिस्टम हमने सॉल्व कर लिया गॉस एलिमिनेशन मेथड से। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप पे एक इक्वेशन फर्स्ट को पाइवोट बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को पाइवोट बनाते हुए रिमेनिंग इक्वेशन से हम x को एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप पे हम जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था उसको पाइवोट बना के वहां पर हम y को रख लेते हैं और बाकी जो भी जितनी भी इक्वेशन बच जाती है रिमेनिंग ऑल इक्वेशन में से हम y के कोएफिशिएंट्स को y को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही जो हमारा प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते रहते हैं और इस तरीके से हम हर स्टेप पे एक बार x, दूसरी बार y और z और आगे हम इस तरह से एलिमिनेशन करते हुए एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसको वापस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा एक ट्रायंगुलर फॉर्म में इस तरह का इक्वेशन सिस्टम बनता है जहां से हम बड़ी आसानी से लास्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको यूज करके हम सेकेंड वेरिएबल और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम रिमेनिंग सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड की सहायता से एक इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने सीखा।
और साथ ही हमने ये सीखा कि रैंक की सहायता से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। चलिए ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहेंगे, देखते रहिए। थैंक यू।